गरीब बहू का अमीर दिल। अरे घर पर कोई है क्या? अरे काकी आप? मधु बेटा, जो मैंने तुझे सूट दिया था वो सिला या नहीं, वही पता करने के लिए आई थी। काकी आपका सूट तो मैंने कब का बना दिया था, मैं आज ही आपके पास उसे लेकर आ रही थी। लेकिन बेटा, मेरे पास अभी फिलहाल 150 रुपए ही हैं। बाकी के पैसे मैं तुझे थोड़े दिनों में दे दूंगी। काकी आप कैसी बातें कर रही हैं? बेटी भी बोलती हैं और पैसे भी दे रही हैं। आप ये पैसे अपने पास रखिए और इससे काका की दवाई ले आइएगा। मधु की बात सुनकर उसकी पड़ोसन उसके सिर पर हाथ रखती है और वहां से चली जाती है। मधु एक छोटी सी झोपड़ी में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मधु के पिता की अक्सर तबीयत खराब रहती थी, इसलिए मधु घर में सिलाई का काम करती थी और मिलने वाले पैसों से ही अपने घर का गुजारा चलाती थी। मधु भले ही गरीब थी, लेकिन वो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। चलो सब्जी भी बन गई और ये रोटियां भी, अब जल्दी से खाना लगा देती हूँ। अरे कोई घर में है क्या? बुढ़िया को कुछ खाने के लिए मिल सकता है? 2 दिनों से शरीर के अंदर अन्न का एक दाना भी नहीं गया। अरे अम्मा, आप कौन? बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, अब तो शरीर में चलने की भी हिम्मत नहीं बची है। अम्मा आप बैठिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। मधु उस बूढ़ी औरत के लिए खाना लाने के लिए चूल्हे के पास जाती है। एक काम करती हूँ, अपने हिस्से की रोटी अम्मा को दे देती हूँ। ये लो अम्मा। बिटिया, भगवान तेरा भला करे, तूने इस बुढ़िया को खाना खिलाया है। भगवान तुझे कभी भी भूखे पेट सोने नहीं देगा। वो बूढ़ी औरत जल्दी से खाना खाती है और मधु को बहुत सारी दुआएं देकर चली जाती है। अरे मधु बेटा, कब से मशीन पर बैठी हुई है, आजा खाना खा ले। माँ बस थोड़ी देर। मधु बेटा, मुझे माफ कर देना। जिस उम्र में हम तेरे हाथ पीले करने चाहिए, उस उम्र में तू हमें अपने हाथों से रोटी खिला रही है। इतना अपाहिज भगवान किसी भी माँ बाप को न बनाए जो अपनी जवान बेटी को घर में रखकर उसकी मेहनत की कमाई से रोटी खाए। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या माँ बाप का ख्याल रखना सिर्फ बेटे का ही फर्ज होता है, बेटी का नहीं? लेकिन बेटा, अब और नहीं। सुनिए जी, पंडित जी से बात करके क्यों ना हम अब मधु की जल्द से जल्द शादी कर दें। क्या पता कल को हमारी आंखें बंद हो गई तो हमारी बेटी का घर कैसे बसेगा। मधु के माता पिता मधु के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, जिसके बाद कुछ ही महीनों में मधु के माता पिता बड़ी सादगी से मधु की शादी राम नाम के लड़के से कर देते हैं। मधु का ससुराल भी काफी गरीब होता है, लेकिन मधु शादी के बाद भी गरीबी में ही अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है और अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और धीरे धीरे ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। अरे आज तो काफी ठंड हो रही है मधु। ये क्या, आप इतनी बुरी तरह से कपकपा रहे हैं? कितनी बार कहा है आपसे कि अपने लिए 1-2 स्वेटर ले लीजिए। मधु, तुम जानती हो ना कि जितनी मुझे एक दिन की दिहाड़ी मिलती है, उसमें हम एक बार का खाना ही कितनी मुश्किल से खा पाते हैं। ऐसे में मैं अपने लिए स्वेटर कहाँ से लेकर आऊंगा? सिर्फ कुछ महीनों की बात है, सर्दी खत्म होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इन कुछ महीनों में मैं आपको ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए। ये क्या है मधु? शादी के समय मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे कुछ सोने का बना कर दे सके, इसीलिए उन्होंने मुझे ये चांदी का कड़ा बनवा कर दिया था। इसे बेचकर आप अपनी माँ जी और पिताजी के लिए गर्म कपड़े ले आइए, कम से कम ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें अपने माँ बाप की दी हुई आखिरी निशानी को भी बेचना पड़ रहा है। मुझे शर्म के मारे डूब कर मर जाना चाहिए। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। क्या मैं घर के सदस्य नहीं हूँ? क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मैं आप लोगों का सुख दुख में साथ दे सकूं? मधु की बात सुनकर राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बढ़ती ठंड की वजह से अब मधु के परिवार में सबकी हालत खराब होने लगी थी। स्वेटर पहनने के बाद भी सबको ठंड लगने में कोई कमी नहीं होती थी। मधु का ससुर रमन आधे शरीर से पैरालाइज था। ठंड की वजह से अब रमन की हालत भी काफी बिगड़ गई थी। हे भगवान,
तू हम गरीबों के साथ कितनी ज्यादती करता है। इनको आधे शरीर से पैरालाइज बनाकर क्या कम हम पर दुख बरसाया था, जो अब इनकी तबीयत और खराब कर रहा है। अनीता, लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। इस ठंड ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया है। ना ही तो पहनने को गर्म कपड़े हैं और ना ही ओढ़ने को कंबल या रजाई। पिताजी, ऐसा मत कहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मधु बहू, तो इस वक्त कहाँ जा रही है? माँ जी, अब मुझे चाहे सड़क पर भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, लेकिन मैं आप लोगों के लिए रजाई का इंतजाम करके ही रहूंगी। मधु ठंड से कपकपाते हुए अपने घर से बाहर निकलती है और जगह जगह पर काम की तलाश में निकल जाती है। मधु के ज्यादा पढ़ा लिखा न होने की वजह से और मधु की ऐसी हालत देखकर कोई भी उसे काम नहीं दे रहा था, जिसके चलते मधु सड़क पर ठंड से ठिठुरती हुई भटक रही होती है कि तभी मधु की नजर सड़क पर बैठे लोगों पर पड़ती है, जो ठंड की वजह से बहुत बुरी तरह से कपकपा रहे थे। इन लोगों की हालत तो हमसे भी कितनी ज्यादा खराब है। कम से कम हमारे पास एक वक्त को खाने की रोटी और सर के ऊपर छत है, लेकिन इन लोगों को तो ऐसे ही कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर रहना पड़ रहा है। ना ही तो इनके शरीर पर ढंग से कपड़ा है और ना ही ओढ़ने का कोई कंबल। भगवान, तेरे होते हुए इन लोगों को कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मुझसे इन लोगों की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। अब चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं इन लोगों की मदद जरूर करूंगी। मधु वहां से निकल जाती है और जब वो घर लौट ही रही होती है कि तभी मधु की नजर एक कूड़ेदान पर जाती है, जहां पर उसे एक बहुत बड़ा कपड़ा मिलता है। मधु उस कपड़े को देखते ही भागते हुए उसके पास जाती है। ये कपड़ा तो काफी बड़ा है और यहाँ तो और भी छोटे छोटे कपड़े हैं। इनकी मदद से मैं अपने परिवार और इन लोगों के लिए रजाई बनाऊंगी, लेकिन कपड़ों के अंदर भरने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा। मधु इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर एक बड़ी सी कचरे की गाड़ी आती है, जिसमें से कचरे के साथ साथ 3 से 4 बोरी रुई गिरती है, जिसे देखकर मधु बहुत खुश होती है। ये तो खराब रुई है, लगता है इसे इसके मालिक ने फेंक दिया है। अब इन खराब रुई और इन कपड़ों की मदद से मैं रजाई बनाऊंगी। मधु उन रुइयों और कपड़ों को लेकर घर जाती है और दिन रात मेहनत करके अपनी सिलाई मशीन की मदद से अपने परिवार के लिए और लोगों के लिए आखिरकार काफी सारी रजाई बनाकर तैयार कर देती है। बहू, ये रजाई तो काफी ज्यादा गर्म है। इसे ओढ़ने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। मेरी बहू का तो दर्जी होने का फायदा हो गया। लेकिन तुमने इतनी सारी रजाई क्यों बनाई है? ये रजाई उन लोगों के लिए है जो सड़क पर भूखे प्यासे ठंड से ठिठुरते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी बहू के रूप में कोई देवी है। सच कहते हैं लोग, गरीब भले ही पैसों से गरीब होता है, लेकिन दिल का बहुत अमीर होता है। मधु बाकी रजाई को लेती है और सड़क पर रह रहे गरीब लोगों को बांट देती है। अरे बिटिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इन सड़कों पर आए दिन बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ियां गुजरती हैं और उनके अंदर अमीर अमीर लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों ने आज तक हमें 10 रुपए तक नहीं दिए, और तू हमारी जैसी होकर हमारी इतनी मदद कर रही है। भगवान तेरा भला करे और तेरी इस सूनी झोली को खुशियों से भर दे। बेटा, मुझे भी एक रजाई दे दे। मेरे पास तो एक ही रजाई बची है और ये तो मेरी है, लेकिन अगर ये रजाई मैंने इन बूढ़े बाबा को नहीं दी तो ठंड के मारे तो इनकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, ये रजाई इन्हें दे देती हूँ। मैं तो ठंड को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इनका बूढ़ा शरीर ठंड को कैसे बर्दाश्त करेगा। ये लीजिए बाबा रजाई। अगर आप लोगों को भी कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मुझसे जितनी कोशिश हो सकेगी मैं आप लोगों की उतनी मदद करूंगी। मधु वहां चली जाती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मधु का पीछा करता है और उसका पीछा करते करते उसकी झोपड़ी तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि मधु और उसके ससुराल वाले कितनी परेशानी में रह रहे हैं। उनका घर आधे से ज्यादा टूटा हुआ है और ठंडी हवाएं उनके घर के अंदर जा रही हैं। फिर भी सारा परिवार एक साथ है। ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है और अगले दिन होते ही, सुनिए जी, आज से मैं भी आपके साथ मजदूरी के लिए चलूंगी। अगर हम दोनों मजदूरी करेंगे तो घर में 2 पैसे ज्यादा आएंगे। मधु इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। मधु जैसे ही दरवाजा खोलती है, जी आप कौन? बिटिया, तुमने मुझे पहचाना नहीं?
मैं वही आदमी हूँ जिसकी तुमने कल रजाई देकर मदद की थी। क्या? अगर आप वही आदमी हैं तो कल आप सड़क पर उन लोगों के साथ क्या कर रहे थे? आपने तो इतना महंगा सूट पहना हुआ है और आपके पीछे इतनी बड़ी गाड़ी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी, मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन सुनील सिंघानिया हूँ। हर साल मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो दिखावे के लिए भी लोगों की मदद करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए मैं उन गरीब लोगों के साथ बैठ गया था। लेकिन जब तुमने मेरी मदद की और तुम्हारी हालत देखकर मैंने जब तुम्हारा पीछा किया तो मुझे पता चला कि तुम कैसे हालातों में रह रही हो। ऐसी हालत में रहने के बावजूद भी तुम लोगों की इतनी मदद कर रही हो। बाबा, भगवान ने जब हमें किसी जरूरतमंद की मदद के लिए काबिल बनाया है तो हम क्यों उनकी मदद करने से पीछे हटे? इसीलिए मुझसे जितनी हो सके मैं उतनी लोगों की मदद करती हूँ। इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ये कंबल, रजाई, हीटर और गर्म कपड़े लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारा पति मेरी कंपनी में काम करें। मेरी कंपनी में तुम जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। सुनील की बात सुनकर मधु बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अब मधु और राम दोनों ही सुनील की कंपनी में काम करते हैं और साथ ही साथ सुनील मधु के परिवार को रहने के लिए एक बड़ा घर भी दे देता है। और अब मधु, राम मिलकर अपनी कमाई का आधे हिस्से से हर महीने लोगों की मदद करते हैं।